गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जो वैकेंसी निकली है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा होते तक आप बने रहेंगे तो ही आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी चैनल का नाम है टेक्निकल सॉल्यूशन, और उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, हाँ, तो ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए है? ACIO 2 और EXE इन IB। इसका मीनिंग क्या होता है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन यहाँ पर जो लिखा है ये इसका पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ACIO 2 और एग्जीक्यूटिव इन IB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके लिए जो हम आवेदन किस वेबसाइट से कर सकते हैं, तो इसके लिए दो लिंक आपको दी गई है। एक है www.mha.gov.in और दूसरी है www.ncs.gov.in। ये दोनों वेबसाइट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट से आप नहीं कर सकते आवेदन। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है वो काफ़ी आपको यूज़फुल होगी, तो उसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ncs.gov.in है, उसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखना है, एज लिमिट देखना है, और इसके अलावा भी जो कोई डिटेल हो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सब देखने के बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे और कौन कौन सी डिटेल्स हैं। तो इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट कौन सी है, क्लास कौन सा है वो देखेंगे हम। ACIO 2, ठीक है, क्लास 2 है। और वो ACIO का फुल फॉर्म क्या होता है आपने आगे देखा था वही। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ठीक है, क्लासिफिकेशन है ACIO 2 का जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप C का है, और नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, और उसकी वैकेंसी जो है वो नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है, उसमें बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है। वेबसाइट में उसमें लिखा भी है। तो अभी की जो वैकेंसी है वो उसमें लिखा है कि जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, ओपन है, उसमें उसकी जो पोस्ट है वो 989 है। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसकी है 113, OBC की है 417, SC जो है उसकी 360 है, ST की 121 है। मतलब कुल मिला के सारे पोस्ट जो है वो 2000 के करीब है। ठीक है, 2000 पोस्ट है। और इसका जो पे स्केल है वो लेवल 7 का है, मतलब कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक का है। ठीक है, और वो जो सरप्लस जो मिलता है, मीन्स अलाउंस जो मिलता है वो सब वो उसमें ऐड होने के अलावा इतनी सैलरी है वो सब भी मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है या फिर BE BTech किया है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो गया। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो है, अगर आपने CCC या फिर BCC या फिर कंप्यूटर के जो बेसिक डिटेल्स वाला जो कोर्स होता है वो आपने किया है तो आपको नॉलेज तो होगा ही। ठीक है, तो इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी मांगा गया है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। और एज लिमिट हम देखते हैं, तो एज लिमिट क्या है, इसमें एज लिमिट दी गई है 18 से 27 तक। ठीक है, 18 to 27 ईयर्स, मतलब 28 के 27 के बीच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सन किस किस को दिया है, जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सन है। मीन्स कि अगर आपकी एज 27 की है और आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आप 27 में 5 ऐड करेंगे, 5 साल, तो कितना होगा 32। ठीक है,
तो आप 32 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप SC ST से है तो। और OBC जो है, OBC के लिए कितना साल है, 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर्स। तो OBC आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 3 साल रिलैक्सन है। तो 27 का जो है उसमें 3 मिलाएंगे तो 30 होगा, ठीक है। तो आपकी 30 साल की उम्र तक आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा देखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखा है, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स एज हु हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यूसली सर्विस, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 40 साल तक आप 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल का जो रेगुलर जो कंटिन्यूस सर्विस जो आपकी होगी 3 साल की अगर आपकी सर्विस है तो ही आप 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा किसके लिए रिलैक्सन है, एज लिमिट, दी एज लिमिट is relaxable up to age of 35 years of general candidates and up to 40 years of SC ST in case of widows, divorced women and women judicially separated from their husband and not remarried। अगर विधवा है या फिर आपका जो तलाक हो गया, अलग अलग आप रह रहे हैं तो उसके लिए भी 40 साल तक, SC ST है तो 40 साल तक, और उसके अलावा है तो उसके लिए 35 ईयर तक का रिलैक्सन है, ठीक है। और दूसरा किसके लिए है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप JK से बिलोंग करते हैं, आपका जो डोमिसाइल है वो जम्मू कश्मीर का है तो भी आपको रिलैक्सन मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ जानकारी है लेकिन अब हम जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें दूसरा क्या है, नोट इसमें हम देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि दी above mentioned post is not identified suitable for any category of persons with disability, PWD, HS, OH, VH और OSTEMS, hence the need not apply, ठीक है। अगर आप विकलांग है और आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, आप विकलांग नहीं है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ प्रोविजनली एंड लाइबल टू चेंज। ये जो वैकेंसी है जो हंगामी है, ठीक है, इसमें बदलाव हो सकता है। मैंने आगे भी बताया था, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटोतरी भी हो सकती है। तो ये जो वैकेंसी है वो हंगामी है, ठीक है, प्रोविजनल है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जिसमें कन्फ्यूज़न है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। इसका जो आवेदन करने का लास्ट डेट है वो जो है 9 जनवरी, ठीक है। जनवरी की जो 9 तारीख है उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 9 तारीख आपको याद रखना है, उससे पहले ही आपको पढ़ के नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद 9 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है वो बाकी सब तो आप पढ़ लेंगे, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्विस लाइबिलिटी। ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, दी पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, देयरफॉर दी कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, ठीक है। आपको ये जो वैकेंसी हो ऑल ओवर इंडिया की है। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अलावा दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंटर, सिटी और एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या है, द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टायर 1 एग्ज़ाम फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट टू बी रीड वर्टिकली, ठीक है। तो जो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, तो आप अपनी सिटी जो है एग्जामिनेशन सिटी या जो सेंटर है
वो 3 बार आप चॉइस कर सकते हैं, कोई भी 3 सेंटर या 3 सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से राजकोट, सूरत, बड़ोदरा सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसमें से ही कोई एक आपका सेंटर होगा, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेट है उसमें से 3 सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरा सब जो है वो सब कॉमन है कि अगर आपने सिटी सिलेक्ट किया तो फिर वो बदलेगा नहीं, और जो पहला सिटी है वो उसमें ही मिलेगा, या फिर उसमें जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा हो गई तो उसका दूसरा चॉइस आपने किया था वो सिटी मिलेगा, वो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेकिन उसकी जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वही आपको पता नहीं है तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो टोटल 3 टायर में होने वाला है, ठीक है। टायर मीन्स फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर। पहले जो 2 टायर है, टायर 1 और टायर 2 में रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर 1 में और टायर 2 में रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, और जो टायर 3 है उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में हम देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो ओनली ऑनलाइन मोड में है। मीन्स ओनली ऑनलाइन मोड मीन्स के आपने रेलवे या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है 12th लेवल की या जूनियर इंजीनियर की, वो आपको दी होगी तो आपको पता ही होगा कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगा, उसमें ही आपको एमसीक्यू आपके सामने दिखाया जाएगा, उसमें ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है ओनली ऑनलाइन मोड। टायर 1 जो एग्ज़ाम है वो ओनली ऑनलाइन होने वाला है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। और उसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 5 पार्ट्स हो गए, ए बी सी डी और ई। ए में जनरल अवेयरनेस होगा, बी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, सी में न्यूमेरिकली, एनालिटिकली, लॉजिकली एबिलिटी एंड रीजनिंग होगा, डी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ई में जनरल स्टडीज़ होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ आपके लिए फ़ायदे की बात ये है कि जो रेलवे का एनटीपीसी का या फिर दूसरा कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव सिस्टम 1/3 होती है, ठीक है। मीन्स 0.33 का नेगेटिव मार्क होता है, और यहाँ पर 1/4 दिया है, मीन्स 0.25 मार्किंग का नेगेटिव है। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क माइनस होगा, और जो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नेगेटिव होता है, उसमें 1/3 माइनस होता है, इसमें 1/4 है, तो यह भी आपके लिए अच्छी बात है। और यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो अलग अलग दिया गया है। मीन्स इसका 40 मार्क का आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग से 20-20 मार्क का है, तो दोनों का टोटल 40 मार्क हो गया, ठीक है। ये जो 5 पार्ट्स है वो पाँचों के पार्ट्स का टोटल 1 आवर आपको मिलेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और उसके मार्क्स भी 100 है, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम जो है टायर 2 वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, इजी 30 मार्क्स एंड इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड प्रीसिस राइटिंग 20 मार्क्स। मीन्स जो निबंध आप बोलते हैं या फिर उसको 250-300 वर्ड का जो आप लेख बोलते हैं या फिर निबंध, वो होगा, और इंग्लिश कंप्रहेंसिंग 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल टायर 2 जो एग्ज़ाम है दूसरा एग्ज़ामिनेशन वो 50 मार्क्स का होगा। पहला टायर 1 का 100 मार्क्स, टायर 2 50 मार्क्स, और इसके बाद आएगा टायर 3। तो टायर 3 में मैंने बोला था आपको, टायर 3 में इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू कितने मार्क का होगा, 100 मार्क्स का। और इंटरव्यू में क्या होगा, कैंडिडेट अपीयरिंग इन इंटरव्यू मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इंटरव्यू में। तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है, एग्ज़ाम का। तो आप ध्यान से देखने के बाद अप्लाई कर दें 9 तारीख से पहले, 9 जनवरी से पहले। और ये जो पासिंग जो टायर 1 आपका कन्फ्यूज़न है कि प्रीलिम जो होता है टायर 1 में पासिंग कट ऑफ कितना होगा, तो जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, ठीक है। और SC ST के लिए और अदर जो एक्स सर्विसेज है और वो सब के लिए 33 मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपका टायर 1 का कट ऑफ मार्क्स का
कट ऑफ मार्क है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स कितने हैं टायर 1 के लिए, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो MH है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ये लिंक दी गई है उसके इसमें से अब अप्लाई कर सकते हैं, और www.ncsd.gov.in उसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो डेट है वो है 9 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। इसकी आवेदन की तिथि 19/12 से स्टार्ट हो गई है, 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले उसके बीच में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो जानने के लिए आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको उसका पार्ट 2 दिखाऊंगा। उसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आता आवेदन करना तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, इतनी डिटेल्स आपके लिए बहुत काफ़ी हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो है 500 रुपये, ठीक है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 100 रुपये है। तो अगर आप SC/ST से है तो आपको फ़ी तो नहीं भरनी है, और आपको कन्फ्यूज़न है कि फ़ी तो हमें नहीं भरनी, फिर ये जो 100 रुपये कैसे, किसके लिए हम पे कर रहे हैं, तो वो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। सभी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो SC/ST के लिए और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, और बाकी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है वो सब के लिए है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो सब सारे के सारे टायर 2 में एप्लीकेशन करने से पहले टायर 1 में ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये दिया हुआ, ये वो सब आप ध्यान से देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर आपका जो हेल्प के लिए टोल फ्री के लिए नंबर भी दिया गया है, ये जो नंबर है, और वेबसाइट भी दी गई है, ये जो ईमेल आईडी है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा भी अगर कन्फ्यूज़न है तो ये जो ईमेल आईडी है ये या फिर ये जो नंबर है उसका आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।